हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। स्वदेशी, आपको पोज करके अटेम्प्ट करना है, मैं डायरेक्ट शुरू करता हूँ। स्वदेशी आंदोलन, थीम बताओ। जितने भी आंदोलन हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे लेकर 1947 तक जितने भी थे सारे पढ़ने, चाहे स्वदेशी हो, असहयोग हो, सविनय अवज्ञा हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, रॉयल नेवी का विद्रोह हो, आज़ाद हिंद फौज वाला केस हो। मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने नाम लिए ना आपको, इन्हीं से ना यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, बार बार 5-6 नाम लिए मैंने, समझ रहे हो। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखो, एक चीज और बताता हूँ। स्वदेशी से भी मतलब एक तो मैंने 5 नाम लिए, स्वदेशी से आप है ना प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, आप 15 या 10-15 साल का पीरियड उठाओगे तो स्वदेशी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक काम और कर सकते हो, देखो 5 साल का तो हम एक्सप्लेन करवा ही रहे हैं, इसके अलावा ये बुक मुझे पता है, आप इस बुक की वजह से मुझे जानते होंगे, ये बुक आपके पास होगी भी, मुझे इतना यकीन भी है। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो जिस प्रकार से हमने ये एक्सप्लेन आप देख रहे होंगे, इसी प्रकार का एक्सप्लेन इस बुक में हर क्वेश्चन को, हर सब्जेक्ट किया हुआ है। तो 10 साल या 15 साल के आप कर जाते हो, इसमें हमने 11 साल का कर दिया है, तो 11 साल का अगर आप देख जाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, चाहे 2023 का पेपर हो या 2019 वाला हो, ठीक है, आपको आसानी से 10 से 15 क्वेश्चन वो मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। और मैं आपको प्रूव भी दिखा दूंगा, हम साथ चल रहे हैं ना, चिंता मत करो, 5 साल में आपको प्रूव दिखा दूंगा। 10 साल में तो इतने दिखा सकता हूँ कि आप, लेकिन हमारे एक्चुअली 5 साल का ये थीम है कि इतने क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ये काम आपको, और ये एक्सप्लेनेशन देखो इतना जैसे मैंने किया है, हो सकता है मेरी लिमिट हो कि मैंने इतने एक्सप्लेन किया, आपके पास आप लिमिटलेस हैं, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि यार सर ने वो चीज़ ऐड नहीं की, मैं अपनी बुक जिससे पढ़ रहा हूँ उसमें मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, मैंने प्रीवियस ईयर्स को और भी ढंग से पढ़ा है, उसमें ये चीज़ पूछी गई थी एक बार 1992 में पूछी हो, 2005 में पूछी हो, तो यार मैं उसको और ऐड करूँगा। ये काम और करोगे तो आपके नंबर और बढ़ जाएंगे। मान लो सिलेक्शन लाइन 90 नंबर है प्रीलिम्स की, आपके 92 में आ रहे होंगे, और अगर आप ये काम करोगे तो आपके नंबर जाएंगे 110, ठीक है। हाँ जी, स्वदेशी के बारे में, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल व उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। आप स्वदेशी पढ़ के जाते हो तो आपका क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएगा, और कोई हार्ड इसमें खत्म भी नहीं पूछा है। आंसर इसके दोनों ही सही है, आपने आंसर अटेम्प्ट किया होगा, ये हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्वदेशी आंदोलन ने देशी शिल्पकारों के कौशल व उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, क्योंकि स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन से जुड़े 4 प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में पास किए गए। याद रखना आपको 1906 का अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे, और वो जो 4 प्रस्ताव कौन से थे, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन। परंपरागत मेलों व उत्सवों द्वारा स्वदेशी का प्रसार हुआ। स्वदेशी उद्योगों की स्थापना हुई, जैसे प्रफुल्ल चंद्र राय, नाम याद रखना है, यूपीएससी वो तो पूछेगा नहीं, अब की बार ये पूछ लेगा, ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की, राय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की, और चिदम्बरम पिल्लई ने स्टीम नेविगेशन की स्थापना की। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। स्वदेशी आंदोलन के अवयव के रूप में 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ये पूछा था। अरविंद घोष भी इससे जुड़े हुए थे। शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, अरविंद घोष इसके प्रिंसिपल बने। तकनीकी शिक्षा के लिए 25 जुलाई 1906 को बंगाल तकनीकी इंस्टीट्यूट, ये डेट्स याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, संगठन याद रखना, की स्थापना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन, सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी, और एक कार्लाइल सर्कुलर। देखो यूपीएससी कैसे प्रश्न पूछता है, ये थोड़ा सा आइडिया रहता है, हम लोग इतने साल से एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि जैसे अगली बार क्या पूछेगा कि कार्लाइल सर्कुलर है किस जो स्वतंत्रता आंदोलन था उससे संबंधित ये है। ऑप्शन आपके आएंगे, देखो यार अभी तो आपको इजी लग रहा होगा कि सामने लिखा हुआ है, स्वदेशी पढ़ ही रहे हैं, आंसर सही है, नहीं, आपको जब यूपीएससी में ये 1 या 2 साल बाद में पूछा जाएगा कि कार्लाइल सर्कुलर किस आंदोलन से संबंधित है, स्वदेशी से, असहयोग से, सविनय अवज्ञा से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से, तो वहां दिक्कत होगी। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं
इनको आपको पकड़ना है, ठीक है। तो कार्दाइल सर्कुलर के विरोध में कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी बनाई, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, ये क्वेश्चन है 2019 का। इसमें एक बात लिखी हुई भी है कि स्वदेशी जो शिल्प है उसको बढ़ावा दिया गया था, और ये आपको भी पता है हमारे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की थीम ही यही थी कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं की होली जलानी है। 2023 में यूपीएससी क्या पूछता है, जिस दिन ये चीजें पकड़ना सीख गए ना, मैं 2019 वाला मान लो ये क्वेश्चन देख रहा हूं तो मैं सारा मेरा फोकस है कि 2019 में पूछा, आगे भी कभी ना कभी पूछेंगे। तो मैंने देखो यहाँ हमारे, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ एक लिमिट है कि हम इतना ही आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वरना तो फिर नोट्स ही हो जाएंगे, वो पूरी किताब हो जाएगी। किताब को मैंने बताई दी, उसमें और एक्सप्लेन है ढंग से, वहां से देख लेना। बात जो ध्यान में रखनी है, मुझे पता है पढ़ लोगे, बट आपको अभी थोड़ा सा हो सकता है जिसको जो फेल हो रहा है उसको ये दिक्कत है कि थोड़ा सा वो है ना, उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अभी देखो कनेक्ट करते हैं। 19 में स्वदेशी से क्वेश्चन पूछा गया, 2023 का पेपर देखो आप, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दो स्टेटमेंट आते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के बारे में, ठीक है। अब राष्ट्रीय हथकरघा दिवस वाला देखो, वैसे 7 अगस्त का है वो, कि कब का है, 7 अगस्त। सात अगस्त 1905 का जो दिन था, ये स्वदेशी आंदोलन में बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसी 7 अगस्त को 2015 में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने, चेन्नई की बात है, और चेन्नई में उस दिवस को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अब देखो ये इतना कनेक्ट करना सीख जाओगे ना, ये 2023 में क्वेश्चन है, आप देख लेना, मैं तो देख के आया हूं, ठीक है। तो इतना फायदा होता है। फिर सीधा क्वेश्चन 7 अगस्त बिल्कुल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, क्यों? क्योंकि उस समय टाउन हॉल में, ये बंगाल में कोई जगह है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उस बंगाल विभाजन के विरोध में सभा को संबोधित किया था, और वो एक यादगार दिवस था क्योंकि हम स्वदेशी को अपना रहे थे। स्वदेशी मतलब आत्मनिर्भर, हथकरघा भी हमारे आत्मनिर्भर का क्या है, सिंबल है। तो इसलिए साथ, वैसे एक और बताता हूं, एक चीज और ध्यान रखनी, करंट अफेयर। यार जिस इंसान ने ना, मतलब आपको मान लो हिस्ट्री वीक आपकी, यूपीएससी हर साल क्या कर रहा है, 2 से 3% हिस्ट्री के पूछ रहा है करंट अफेयर से जोड़कर। देखो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आता है, 7 अगस्त को मान लो, तो हर 7 अगस्त, हर साल की 7 अगस्त को क्या होता है, कोई भी अखबार हो या कोई भी आप जो भी पत्रिका पढ़ रहे हो करंट अफेयर के लिए, उसमें 7 अगस्त को बड़ा सा एक ऐसे वो आता है, एक्सप्लेनेशन आता है, 7 अगस्त को हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, सारा एक्सप्लेन आता है। अब जिसका स्वदेशी आंदोलन पढ़ा हुआ हो, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आएगा पढ़ोगे तो वो कनेक्ट कर पाएगा और उसका सही हो जाएगा। लेकिन वरना आएगा कि यार पढ़ा तो था, कनेक्ट ही नहीं कर पाएगी, स्वदेश से संबंधित है उस आंदोलन से जिसको मैं हिस्ट्री में पढ़ता आ रहा हूं, मैं बार बार उसको पढ़ रहा हूं, तो ये आपका सही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये काम आपको करना है, इससे कनेक्ट करके करोगे तो आपका मतलब सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा ना एक्सप्लेन, पढ़ाने का तरीका देखो ऐसा है कि इजीली पढ़ा रहे हैं, बहुत सीधा सीधा पढ़ा रहे हैं, आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ये काम करके चले जाओ, बहुत ज़्यादा उछल कूद की जरूरत नहीं होती है, सिंपली सिंपली करके जाओ, पेपर निकालो, पता ही नहीं चलना चाहिए किसी को। वरना लोग यार मैंने उस सर की क्लास ले ली, मैंने वो क्लास ले ली, भाई सर को तो हिस्ट्री आती है, आपको थोड़ी ना आती है, सर तो कुछ भी बता देगा। हमें जब सिखा दे कि हमें क्या करने से सिलेक्शन होता है, तब हमारे काम का है। समझ गए बात? तो चलते हैं आगे, कीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट। मैं इधर हो जाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। थीम पकड़ो, मैंने एक थीम बताई थी आपको, ये काम हम करेंगे, हर क्वेश्चन में करेंगे। आप सोच रहे हो सर ये क्या बता रहे हो, थीम थीम थीम, यार आपको इतनी बार बोलूंगा मैं कि आप एकदम रट जाएगा आपको, और वो जरूरी है। पढ़ते टाइम फिर ध्यान में रहेगा, हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मेरा गलत नहीं होना चाहिए, तो आप जी जान लगा दोगे उसको रटने में या समझने में, ठीक है, दोनों चीजें चलती हैं। तो सोशियो रिलीजियस, ठीक है,
सामाजिक धार्मिक सुधार, ये संगठन है जो सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए बनाए गए थे, ठीक है। हालांकि किसान वाला है तो किसानों के लिए था, तो आपको सारे संगठन याद रखने हैं जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। यूपीएससी एक क्वेश्चन अब की बार थोड़ा कम कर दिया है, वरना एक टाइम ऐसा था कि हर साल पूछ रहा था एक संगठन का क्वेश्चन। तो भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय किसान सभा, आत्म सम्मान आंदोलन, जैसे तीनों ही सही है। आपने अगर सही किया था आप सभी को बधाई, किसी का गलत भी हुआ है तो भी उसको बधाई कि आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पढ़ के जाओगे तो फायदा है, नहीं पढ़ के जाओगे तो नुकसान है। अब हमने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं ये नहीं चाहता कि आप इसका एक्सप्लेन देखकर केवल खुश हो जाएं, आप में वो थिंकिंग डेवलप होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मुझे केवल एक क्वेश्चन, मोस्टली जब हम बोलते हैं ना कि आप प्रीवियस ईयर एनालिसिस देख लो, तो बच्चे क्या करते हैं, 5 साल के पेपर उठाते हैं, यूपीएससी के आंसर किसी उसको मैच कर लेते हैं, हमने तो कर लिया सर, कितनी बार बोलते हैं, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। अरे आपको जो थीम्स पकड़नी थी, आपको ये एक्सप्लेनेशन कुछ ढंग से करना है, तब जाके फायदा होगा, ठीक है। और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज आप सीख गए ना, तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तीनों सही थे, इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना सितंबर 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। देखो आगे ये चीजें आपको याद रखनी है। घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष और अमृतलाल ठक्कर इसके प्रथम महासचिव। आगे कभी पूछ ले, मान लो आप स्टेट बीसीएस भी देते हो तो उसमें भी पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनवरी 1933 से गांधी जी ने जेल से हरिजन नामक समाचार पत्र, इसका पूछ सकते हैं, हरिजन समाचार जो पत्र है वो किसने निकाला था। और ये जो हरिजन शब्द है दलितों को, वो गांधी जी ने ही दिया था, ठीक है। ये आप देख लेना, आपको दिख रही है स्लाइड मेरे हिसाब से, आप इसको पढ़ लेना। फिर अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में की गई थी। आपको थोड़ा टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन थे इसके पहले, स्वामी सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा जो आंध्र प्रदेश से आते थे, वो इसके महासचिव बने। देखो हमने और भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, यूपीएससी से गहराई से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके प्रथम अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक जैसे नेताओं ने भाग लिया। मैंने नाम क्यों लिखे, ऊपर क्या आया था, क्वेश्चन क्या था कि इस संगठन से संबंधित ये नेता था क्या, समझ रहे हो। तो अब मान लो इंदुलाल याग्निक पूछ ले कि क्या था, किसान नेता था, तो आप कहोगे सर हमने तो नहीं पढ़ा। भाई एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, आप जो भी बुक पढ़ते हो उसमें दिया हुआ होता है, इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे नेताओं ने भाग लिया 1936 में फैजपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी दूसरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, एन.जी. रंगा ने। अब आप कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे सहजानंद सरस्वती। अरे मेरा कहने का मतलब है वो पहली मीटिंग थी, वह पहला अधिवेशन था, ये दूसरा अधिवेशन है जो कांग्रेस वाले अधिवेशन के साथ हुआ है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, एन.जी. रंगा ने। फिर आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में आ रहा है, तो आत्मसम्मान आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सोशियो रिलीजियस दलित जो उद्धार के आंदोलन पढ़ते हैं तो आत्मसम्मान आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो आत्मसम्मान आंदोलन के नेता कौन थे, रामास्वामी नायकर। 1925 ईस्वी में दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। यह आंदोलन ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध निम्न जातियों के अधिकार को लेकर था। जिनकी एक पत्रिका है जिसका नाम क्या है, कूड़ी अरसू, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरियार ने 1924-25 में त्रावणकोर में मंदिर प्रवेश के लिए वाइकोम सत्याग्रह भी किया था। तो वाइकोम सत्याग्रह आपको पूछ ले, 1925 में आने की बहुत संभावना है इसकी, 24 या 25 में, क्यों, कितने साल हो जाएंगे, 100 साल। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। जब भी कोई जयंती होती है, मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे क्वेश्चन। देखो यूपीएससी ऐसा नहीं है कि रैंडमली उठाता भी है थोड़े बहुत क्वेश्चन, लेकिन कोई ना कोई लॉजिक होता है, तभी वो पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछता, समझ रहे हो ना। पूछने के लिए बहुत ज्यादा चीजें है ना उनके पास, तो वो चीज पूछने की कोशिश करता है कि बच्चा अवेयर है या नहीं है। जैसे अगर 1925 में हुआ, 2025 में क्वेश्चन आ रहा है, कोई गलत करके आ रहा है, फिर बोलता है मैं तो बहुत तैयारी कर रहा था। यार आप जब पढ़ रहे थे तो आपके दिमाग में क्यों नहीं है कि 1925 2025 में पूछ रहे हैं, 2024 में पूछ सकते हैं, 99 साल 100 साल होने वाले हैं। फिर इधर आइए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। जस्टिस पार्टी यूपीएससी पहले पूछ चुका है। जस्टिस पार्टी भी साउथ में थोड़ी ये
एक सोशियो पॉलिटिकल पार्टी थी, समाज सुधार भी और पॉलिटिकल पार्टी भी थी। जस्टिस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1917 में। इसके नेता याद रखने, मैंने क्या बताया, पार्टी, उसकी स्थापना कब हुई और उसके नेता, इतना काम आपको करके जाना है, ठीक है। नेता थे मुदालियार, त्यागराज, टीएस नेर। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मेरे वर्ड्स को पकड़ लेना आप। 1937 में जो रामास्वामी नायकर हैं वो इस जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। और यही पार्टी, जस्टिस पार्टी, आगे चलकर डीएमके, जो आज आप जिनकी तमिलनाडु में सरकार है, वो यही जस्टिस पार्टी का ही नाम है वो, ठीक है। नाम बदल दिया था बाद में, शायद सीएन अन्नादुरई थे या उन्होंने, और बाद में इसका आगे विघटन भी हुआ था। एआईडीएमके बनी थी जिसकी जयललिता अध्यक्ष थी, पर सीएम भी रही थी वहां पे, ठीक है। अब गुरुवायूर सत्याग्रह। गुरुवायूर सत्याग्रह ये 1931 में हुआ था। कहाँ? केरल में हुआ था। इसके नेता कौन थे? के कलप्पन, ए के गोपालन। ए के गोपालन नाम सुना है आपने, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि कहीं तो सुना है। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं हम, जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो ए के गोपालन केस पढ़ते हैं हम, ठीक है, ओके। तो ऐसा विस्तृत है ना यार। देखो, मैंने ये आपके सामने एक डेमो है कि मैं जब पढ़ता हूं तो मैं इस प्रकार से विस्तृत रूप से चीजें पढ़ता हूं, कनेक्टिंग जो चीजें हैं वो भी पढ़ता हूं। फिर आप देखो आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता, आप करके देखो एक बार, विश्वास 100% होगा, चांस ही नहीं है, ठीक है ना। ये प्रूवन चीज है। जो हमारे मेंटरशिप वाले प्रोग्राम था उसमें भी हमने ना ऐसा ही किया था। और कुछ बच्चों ने ना, देखो उसमें भी होता है, कुछ जो विश्वास करता है ना उसी को फायदा मिलता है। अगर पहले में आपका ऐसा हो जाए, बैठ नहीं रहा है या तो मतलब ऐसा नहीं है, वो नहीं है, तो उसका तो क्या, वो वही चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो विश्वास करता है उसको बहुत फायदा होता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पहले तो थीम आप पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना। पहली बात तो थीम, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और बहुत इजी आएगा और बहुत इजी आएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। मतलब आपको ऐसा करना चाहिए कि यार हिस्ट्री में तो 19 ही आते हैं, मतलब 20 आते हैं, तो 19 ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा हड़प्पा वाला आएगा और बहुत ईजी आएगा। मैंने थीम एनालिसिस में बताया भी था क्या पूछेंगे, ये स्थल हड़प्पा स्थल है या नहीं। चलो ये हो गया। फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले स्थान देख लेना। फिर किस हड़प्पा स्थल से क्या मिला है, किस हड़प्पा स्थल से क्या मिला है, ठीक है। तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। हमने क्या किया, इनको तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपको कोशिश क्या करना है, जितने भी हड़प्पा स्थल है, मैंने एक लिस्ट आपको नीचे दे दी है, जितने भी हड़प्पा स्थल हैं, आपको उन हड़प्पा स्थल को जब आप पढ़ रहे हो तो उनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें, उन चीजों को आपको देखना है, उन चीजों को आपको देखना है, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर सोहगोरा किया है उनको बधाई हो। मैं थोड़ा और इधर हो जाता हूं ताकि आपको दिख जाए। सोहगोरा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, लेकिन सोहगोरा इस साल के 2019 का पेपर देखोगे तो 2 क्वेश्चन में ऑप्शन था, यानी इंपॉर्टेंट स्थल है, यूपीएससी आगे पूछ लेगा इसको। सोहगोरा क्या है, गोरखपुर में है, और एक महास्थान, दोनों स्थान इंपॉर्टेंट है, सोहगोरा और महास्थान। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम यहां से कुछ ताम्रपत्र मिले थे जिनमें अकाल राहत, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि अकाल राहत से संबंधित ताम्रपत्र कहां से मिले थे? महास्थानगढ़ और सोहगोरा से। चंदहुड़ो, तो चंदहुड़ो से मन के, ये इंपॉर्टेंट है, मन के बनाने का कारखाना मिलता है, सौंदर्य प्रसाधन, शाही की दुआत, हाथी दांत के खिलौने, हाथी के खिलौने। सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो पाकिस्तान का सिंध वाला एरिया है। कोट दीजी, ये भी पाकिस्तान के सिंध वाले एरिया में, यहाँ से अग्निवेदिकाएं कुछ मिलती हैं। देसलपुर, ये भारत का जो हमारा कच्छ वाला एरिया है उसमें मिलता है। और ठीक है, ये तो 4 ही ऑप्शन थे, चारों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक मैपिंग दी गई है, आपको दिख रही होगी, सॉरी ये तो आपको दिख रही होगी। हाँ, ये तो क्या है कि थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट वाला है, उसको हमने लिया है। जैसे इसमें सारे हैं, देखो ये सूत का गेंडोर है,
ठीक है, आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना तो एनसीईआरटी में मैप पड़े रहते हैं, गूगल करना है इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स तो आ जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारे नहीं है, ध्यान रखना। जैसे लोथल आपको दिख रहा होगा, रंगपुर आपको दिख रहा होगा, सुरकोटड़ा, देसलपुर, धोलावीरा, ये तो इंडिया वाले हो गए। फिर इधर आप सिंध की तरफ जाते हो तो सिंध वाले हो गए, मोहनजोदड़ो। पंजाब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है, उधर हड़प्पा, ये सारे हो गए। ये हमारे इंडिया वाले हैं, राखी गड्डी, मिताथल, हुलास, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो हालांकि देखो ये मांडा लिखा हुआ है इधर आपको अगर दिख रहा है तो, मांडा है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल है। साउथ वाला कौन सा है? देमाबाद। वेस्ट वाला कौन सा है? आपको दिख रहा होगा सूत का गेंडोर। पूर्व वाला कौन सा है? आलमगीरपुर। ठीक है, ये पूछ सकते, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें पढ़ते टाइम अगर पता हो ना कि यार हड़प्पा से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे पता है आप बहुत मेहनती हैं, आप लोग उसको कर लोगे। नीचे मैंने लिस्ट दी है, लिस्ट का आपको क्या करना है, ये हड़प्पा के इंपॉर्टेंट स्थल है, कहाँ स्थित है, ठीक है, किस नदी के किनारे है, ये याद मत करना कि कौन से ईयर में, और ये इसको छोड़ सकते हो 2 लाइन को, लेकिन ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्वेश्चन जाएगा ही नहीं बाहर। प्लस एक चीज ऐड क्या करनी है, यहां से क्या क्या मिला है। ठीक है, हड़प्पा से हर साल आ रहा है, आपको मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, तो फिर अगर हमारे सही नहीं हो रहे हैं तो वो तो गलत बात है ना। ओहो, पेपर आउट तो नहीं हो गया ना, आपको कहीं दिख गया तो कोई बात नहीं, वैसे भी आप ईमानदार हैं। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है? बताइए जी थीम। मौर्य काल। आप सब तो मौर्य काल की आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसको बोल सकते हो। अब उसको अलग से थोड़ी पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, मैंने बताया था आपको उस वीडियो में। पूछने के कई कारण हैं, एक तो मौर्य काल से यूपीएससी पूछता ही है, एक क्या है कि ये जो कंगनहल्ली, जो मास्की वाला एरिया है, आपको एक ये शब्द आपने जरूर सुना होगा ना, मास्की। इस एरिया के पास क्या उत्खनन होता रहता है, उत्खनन सॉरी कर रहे थे, उस समय चर्चा में था थोड़ा सा, पहले 2015 के आसपास भी चर्चा में रहा हुआ है, तो इस वजह से यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया। प्लस देखो, राजा अशोक जो नाम है वो 2 या 3 जगह ही है, मास्की, गुर्जरा, नित्तुर, उद्देगोलम। ये जो इंस्क्रिप्शन थे अशोक के, इनमें क्या मिलता है, अशोक का जो नाम है देवानापिरी, राजा अशोक, वो मिलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 इंपॉर्टेंट और भी है, लेकिन ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ऑप्शन थे कंगनहली, सांची, शाहबाजगढ़ी और सागोरा। देखो यूपीएससी को कितना प्रिय है। अगली बार ये नहीं पूछेंगे, उस तरीके से पूछे अकाल के ताम्रपत्र कहाँ मिले, चंद्रगुप्त मौर्य के। एक महास्थानगढ़ भी था, याद रखना उसको। तो आपने अटेम्प्ट ले लिया होगा, आंसर मैंने बता दिया, कंगनहली है। हमने क्या किया है, इनको एक्सप्लेन किया है, कंगनहली को एक्सप्लेन किया है, सारे शब्द को एक्सप्लेन किया है। लिमिट थी, लेकिन आप लिमिटलेस है, मैंने एक शब्द बोल रहा हूँ बार बार, लिमिटलेस का मतलब ये नहीं कि हर कुछ पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आ रहा है उसमें लिमिटलेस हो जाओ, कि आप मौर्य काल से आ रहा है तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, हड़प्पा से आ रहा है तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, कंगनहली ये कर्नाटक में एक स्थल है। ठीक है, और यहाँ से अशोक अपनी रानी और नौकरों से गिरा दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रान्य अशोक, राजा अशोक। यहाँ से खुदाई में एक महास्तूप भी मिला है, ये देखो, मास्की, नित्तुर, उद्देगोलम, ये सभी कर्नाटक में, गुर्जरा ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। यहाँ के अभिलेखों से क्या नाम मिलता है, अशोक। तो प्रश्न अब की बार क्या आएगा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में राजा अशोक नाम मिलता है या नहीं मिलता है? तो 3 ये दे देगा, एक दूसरा दे देगा, सगोरा है ना अपने वाला, वो दे देगा, या सहबाजगढ़ी, कुछ भी दे दो। अब सांची, सबको पता है सांची का स्तूप बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। जब आप बौद्ध आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हो, वहीं मिलेगा आपको, वहाँ स्तूप पढ़ोगे आप, स्तूप, विहार, चैत्य सारे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सांची का स्तूप है, ये मध्य प्रदेश में। यहाँ से अब इस स्तूप का निर्माण शुरुआत किसने करवाई थी,
अशोक ने ईंटों से बनवाया था, ठीक है। और फिर शुंग काल में इसे किससे बनवा दिया गया? पाषाण से, और बढ़िया बनवा दिया। मतलब मोटा मोटी बात ये, यहां 3 स्तूप मिले थे। प्रथम विशाल स्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धर्म प्रचारकों के, और तृतीय में महात्मा बुद्ध के 2 बहुत प्रिय शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोदग्लायन। अब देखो इन शब्दों से क्वेश्चन कैसे बनाता है यूपीएससी। आपको इनके नाम दे देगा और आगे लिख देगा कि किस धर्म से संबंधित है। सारिपुत्र, महामोदग्लायन। अब अभी तो आपको अरे सर बुद्ध से मान लो आपको दिख रहा है, लेकिन एग्जाम दे के आओगे, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे भी होंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दिए, दिक्नाक, आर्यदेव, नाथ मुनि, समझ रहे हो, तो ध्यान रखना में। इसके अलावा देखो अमरावती और नागार्जुनकोंडा, यहां पर भी स्तूप है, यूपीएससी उनके बारे में पूछ चुका है। सहबाजगढ़ी क्या है? सहबाजगढ़ी से अशोक का इंस्क्रिप्शन मिलता है, ये खैबर पख्तूनवा प्रांत में। सहबाजगढ़ी और मानसेरा से अशोक के अभिलेख मिले हैं जिनकी लिपि खरोष्टी है। देखो अब मैंने क्यों किया इसको, मतलब देखो मेनली अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं, लेकिन ये 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों पाकिस्तान में ऊपर वाला जो भाग है रावलपिंडी वाला, उधर उदपेसा और ठीक है खरोष्टी। इसके अलावा 2 और है, तक्षशिला और लंगमान, ये मिलते हैं अरेमाइक लिपि में। कौन सी लिपि में? बाकी बच गए वो ब्राह्मी में, तो याद रख लेना। इधर मैंने जो स्तूप और हैं, भरूच का स्तूप इंपॉर्टेंट है, सतना एमपी में है। निर्माण वही पहले अशोक ने करवाया था, फिर शुंग काल में इसको पत्थरों से बनाया गया। अगर किसी ने स्टेट पीसीएस दिया है, किसी ने स्टेट पीसीएस दिया है राजस्थान वाला, तो इस बार उन्होंने क्वेश्चन पूछा 2023 में, ठीक है। शुंग काल, कनिंगम। अब देखो कनिंगम क्यों लिखा? कनिंगम ने इसकी खोज की थी। सर इसका क्या फायदा है? फायदा ये 2023 में क्वेश्चन आया जिसमें जो प्राचीन उत्खनन करता थे उनके नाम दे दिए और बोले कि क्या है, तो कनिंगम ने किया। ये रायलेट मैंने यहाँ नाम लिख रखा था, ये सांची के स्तूप की खोज इसने की थी। फिर आप आओ अमरावती। अमरावती का पुराना नाम धान्यकटक था, मैकेंजी और इलियट ने इसकी खोज की, सफेद संगमरमर से बना हुआ है। यूपीएससी ने इन 3 या 4 लाइन से कितने क्वेश्चन पूछ लिए, यही मैकेंजी और इलियट का 2023 वाले में, धान्यकटक 2023 में। अमरावती का ही पुराना नाम था धान्यकटक, पूछा था कि धान्यकटक कहाँ है। अब अमरावती पूछता कि अमरावती कहाँ है तो सब बता देते आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लेकिन धान्यकटक पूछा तो बोले ये तो नहीं पता। अमरावती का ही पुराना नाम क्या था? धान्यकटक, सातवाहनों की राजधानी थी। एक स्तूप है नागार्जुनकोंडा स्तूप, ये भी आंध्र प्रदेश में, इसकी खोज लॉन्गहर्स्ट ने की थी। इसका पुराना नाम है विजयपुरी। अगली बार क्वेश्चन आएगा विजयपुरी जो एक प्राचीन स्थल है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। किसका नाम है? नागार्जुनकोंडा का। ये देखो पढ़ने का तरीका होता है, मुझे पता है इस नॉलेज से आप क्या पता क्वेश्चन कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। आप में हिम्मत है इतनी मेहनत करने की कि सर ने इतनी मेहनत हमारे लिए की है, तो हम थोड़ी सी है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप का अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उनको हम एक तरफ लिख लेंगे, प्रिपेयर करेंगे, फिर देखो आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाँ जी, आंसर तो आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख भी रहा है तो अटेम्प्ट करो पॉज करके। मेरा काम क्या है आपको ये बताना कि पहले थीम बताओ, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो बुद्धिज्म से ही क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन। जो बुक मैंने बताई है कहीं मत जाओ, उस बुक को पढ़ लो, उसमें एक्स्ट्रा है, मतलब कम नहीं है बहुत ज़्यादा है, उसको पढ़ लोगे तो ये कन्फर्म है, उसको पढ़ लिया तो बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से महायान बौद्ध मत की विशेषताएं कौन कौन सी? हीनयान और महायान, यूपीएससी इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको रट लेना है कि यार हीनयान की ये विशेषता होती है, महायान की ये होती है। कुछ तो मैंने यहाँ बताई है आपको, उतना पढ़ के चले जाओगे ना तो भी आगे का क्वेश्चन कोई भी आओ आप कराओगे, ठीक है, प्रूव भी दूंगा मैं आपको। बुद्ध में देवत्वरोहण, बोधिसत्व के पथ पे चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? आपने आंसर कर दिया होगा, तीनों है। जिन जिन को ये है तो उनको बधाई हो, ठीक है। जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनको भी बधाई, वही शुरुआत वाली बात।
कि आप कोशिश कर रहे हो, ये बड़ी बात है। विस्तृत रूप से हमने एक्सप्लेन किया है, रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है बौद्ध धर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हमने इसको इतना ढंग से एक्सप्लेन किया है कि एटलीस्ट दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं है। तो सुनिए, महायान, इसकी स्थापना किसने की थी? नागार्जुन ने। ये नाम सुनते ही जिन जिन लोगों ने 2023 का प्रीलिम्स दिया है उनके कान खड़े हो गए। वो बोलेंगे सर ये शब्द आया था, एक मैचिंग में था, देखो वो था नागसेन। नाम क्या दिया? नागार्जुन। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि नागार्जुन ने अलग बुक लिखी थी, नागसेन अलग था। नागसेन वो था, एक भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, और जिसने मिलिंद पन्हो लिखी थी, मिनांडर, इंडो ग्रीक शासक, उससे संवाद का उसमें वर्णन मिलता है। यूपीएससी को पता है कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं ना, तो वो फिर नागार्जुन नागसेन वाला अंतर भूल जाते हैं। समझ रहे हो? मेरा सही था, उसका रीजन ये था कि मुझे पता था, वो थोड़ा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर था, और मुझे पता भी था क्वेश्चन आएगा बौद्ध धर्म जैन धर्म से, तो मैं उसका सारा लिटरेचर पढ़ के गया था। लिटरेचर मतलब उसी बुक में जो बुक्स दी हुई थी, किसने क्या लिखा है, वो मैं पढ़ के गया था। ठीक है, तो नागार्जुन ने महायान की स्थापना की। ये बौद्ध धर्म के संत पॉल कहलाते हैं। महायान का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। महायान संप्रदाय ने बुद्ध के नियमों को स्वयंनुसार किया। महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है, अमरावती। यही क्या है? धान्य कटक। 2023 का क्वेश्चन। नागार्जुन कोंडा इसके प्रधान केंद्र हैं, विजयपुरी नागार्जुन कोंडा। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इस शब्द को देख लेना ढंग से, मैं आपको दिखाऊंगा प्रूव करके कि ये महायान का क्या है, ग्रंथ है। इस शब्द से क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। बोधिसत्व के आध्यात्मिक सिद्धांत प्रज्ञा पारमिता सूत्र है, और इसके लेखक कौन थे? नागार्जुन। तो अगर प्रज्ञा पारमिता सूत्र आता, उसके सामने नागार्जुन आता 2023 में, तो सही होता। लेकिन आप मिलिंद पन्हो देखकर नागार्जुन कैसे लिख सकते हो? ठीक है। हीनयान व्यक्तिवादी, अब ये हीनयान की विशेषता बता रहे हैं, जबकि महायान पर सेवा पर जोर देता है। हीनयान बोलते हैं खुद का भला कर लो, खुद को मोक्ष दिला लो, बहुत है। महायान वाले तो और ब्रॉडर सोचते हैं कि यार हमारा भी भला हो, दूसरों का भी भला हो, पर सेवा पर जोर देते हैं। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में, जबकि महायान के ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में। महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। बुद्ध का मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है। विश्व की पहली भारत में जो पहली मूर्ति बनी थी वो बुद्ध की बनी थी। तो कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए कि पहली मूर्ति विष्णु की बनी थी या देवता की बनी थी, नहीं, पहले किसकी बनी थी? बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। महायान का आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। और हीनयान का आदर्श क्या है? अरहत। इनको रट लेना, इनको मैं बता रहा हूं, इन्हीं से आपको फिर क्यों सुनाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर भागने की जरूरत है, इतना सा पढ़ के चले जाओगे तो भी इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। महायान के सिद्धांत सरल है। महायान आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ध्यान रखना। बौद्ध जैनिज्म है, ये क्या है? अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानते। भी जो वेदों को नहीं मानते तो उनको क्या बोलते हैं? अनिश्वरवादी, ईश्वर को नहीं मानते। इवन बौद्ध धर्म है वो आत्मा को भी नहीं मानता है। जैनिज्म वाले मानते हैं अनेकात्मवाद, उनके सिद्धांत है। इस बार यूपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो ये यही है, कनेक्ट करके पढ़ोगे थोड़ा ब्रॉडर वे में तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन महायानी आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अब देखो, मान लो महायान तक क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे यार, आगे पूछ लिया तो महायान में, महायान भी आगे चलकर दो भागों में बंट गया था, माध्यमिक और माध्यमिक, इसको हम शून्यवाद भी बोलते हैं। अरे शून्य विस्मय तो होता है मध्य में ही, शून्यवाद जैसे तरीका रखो याद करने के। दूसरा विज्ञानवाद या योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। फिर जब आप सोचोगे सर महायान के भी, भाई सेक्ट डिफरेंट होता है तो दो सेक्ट बनते हैं, तो एक का जो लीडर आ जाता है वो नागार्जुन। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका भी लिखी। अब दो, पहले हमने प्रज्ञा पारमिता सूत्र, माध्यमिक कारिका। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं, संत पॉल भी कहते हैं, लूथर भी कहते हैं।
आर्यदेव, बुद्ध पालित, शांतिदेव, कमलशील, शांत रक्षित, ये नाम देख लेना ढंग से। ये सारे के सारे शून्यवाद या माध्यमिक के प्रमुख विद्वान थे। सर इतना क्यों बता रहे हो? यूपीएससी ने 2021-22 में क्वेश्चन को पूछा था कि आर्यदेव किस धर्म का प्रमुख संत है। अब आपको सेव दे देगा, तो ये चीजें ना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो इस हिसाब से रखोगे आप अपना खुद का, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि हमने ऐसे ही एक्सप्लेन किया है, उस बुक में भी ऐसे एक्सप्लेन किया है, तो आप उससे बहुत फायदा होगा यार। मतलब मोटा मोटी बात ये, और आपकी इच्छा है, आप जो चाहो उससे पढ़ सकते हो, मेहनत हिसाब से करनी है, समझ रहे हो कनेक्ट कैसे करना है। विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना मैत्रेय नाथ ने की थी। असंग और वसुबंधु ने इसका विकास किया। स्थिरमती, दिक्नाग, ये कहीं ऐसे लिखा हुआ था ना, दिक्नाग, कहीं दिग्नाग आ जाता है। और धर्मकीर्ति, ये भी योगाचार मत के थे। मातृका सिद्धि महायान से संबंधित टीका है। दिग्नाग ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का वर्णन किया। दिग्नाग का नाम याद रख लेना, आगे मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन। दिग्नाग को मध्यकालीन न्याय दर्शन का जनक भी कहा जाता है। मतलब आप प्रीवियस ईयर्स करके जाओगे ना, तो आप ऐसा हो जाएगा कि हिस्ट्री में 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक कराओगे, फिर आप जो बुक पढ़ के जा ही रहे हो और उससे कर लेना। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? थीम आप अटेम्प्ट कर लेना पोज करके। थीम गुप्त काल, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से अगर 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन, तो एक गुप्त काल से आ ही जाएगा, क्योंकि इंडस हो गया, आपका मौर्यन हो गया, संगम हो गया, तो फिर एक गुप्त काल को भी मिल ही जाता है। ठीक है, इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाया था यूपीएससी ने कि बच्चों से गलत करवाते हैं। उन्होंने यहाँ क्या लिखा? बलात् श्रम, और यहाँ भी क्या लिख दिया? बलात् श्रमिक। तो बच्चों ने सोचा यार, हालांकि देखो ये ऑप्शन और ये सुन आप काट ही दोगे, ये तो काट ही दोगे यार, ये बैठता ही नहीं, कॉमन सेंस से ही काम नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा होता था कंफ्यूज आपको, और अगर कोई पढ़ के नहीं गया तो वो ये करके आता और उसका गलत हो जाता। आंसर है ए, पहला। इसको 2 में ले सकते हो आप, गुप्त काल में भी और एक जो शब्दावली है। मैं कोशिश करूंगा कि 5 साल में आपको मैक्सिमम शब्दावली करवा दूं यहीं पर ही क्लास में, इसी क्लासों में। ठीक है, लेकिन यार थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? मैं तो देखो लिमिट है यहाँ पे, कितनी करवा पाऊंगा, लेकिन एक्स्ट्रा आपको ये नहीं कोई बुक ढूंढ के, जो बुक मैंने बताई उसमें अगर आपको दिख रही है, आपको लग रहा है ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो यार कर लेना आप, है ना। हाँ जी, तो विष्टि एक प्रकार का आय का स्रोत, जनता द्वारा दिया गया जाने वाला एक प्रकार का कर था। ठीक है, अब देखो इसका उल्लेख मिलता है वाकाटक अभिलेख में। वाकाटक अगर आप देखते हो तो प्रभावती गुप्त है, उसकी शादी जब हुई थी वाकाटक राजाओं से, तो ये गुप्तों के क्या थे, मतलब आपने कहा ना रिश्तेदार थे। ठीक है, कामसूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। वणिकों और शिल्पियों को भी विष्टि देनी पड़ती थी। यूपीएससी देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ये आपके लिए हर जगह मैं हर क्वेश्चन के नीचे लिख रहा हूँ। यूपीएससी प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत की प्रशासन, राजस्व व्यवस्था और आदि से संबंधित शब्दावली को अक्सर पूछता रहता है। जैसे जमींदार जागीरदार पूछा था आपको, आगे आपको एकता भी पूछेंगे। ऊपर क्या लिखा है? ऊपर मैं चाहता हूं कि ये अगर शब्द पूछ ले कभी आपसे तो कंफ्यूज नहीं हो, ये भी गुप्त काल के ही है। भाग, उद्रंग, ऊपरी कर, हिरण्य, ये सारे के सारे कर है। क्या है? टैक्स, कर। हिरण्य बोलते थे जो नगद कर होता था, उसको क्या बोलते थे? हिरण्य। 2 शब्द और हैं, अग्रहार और ब्रह्मदेय। अग्रहार का मतलब है मंदिर और जो धार्मिक संस्थाओं को दान दिया जाता था, और ब्रह्मदेय था जो ब्राह्मणों को दिया जाता था दान। ठीक है, दान कॉन्सेप्ट पूरा देखना आपको कि ये जो अनुदान दिए जाते थे, इससे यूपीएससी पूछ सकता है। सातवाहनों के टाइम शुरू हुए थे, फिर आगे बढ़ता गया था। ठीक है, ऐसे ही 5-5 करके मैं आपको शब्दावली लगभग करवा दूंगा।